नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर विस्तार से। जनपद मुख्यालय स्थित ट्रेजरी कार्यालय का जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ट्रेजरी कार्यालय की व्यवस्थाओं, अभिलेखों के रखरखाव एवं कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का परीक्षण किया और सभी कार्मिकों को समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लेटर इन आउट रजिस्टर की भी समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने पुराने एवं अनुपयोगी सामान को नियमानुसार शीघ्र राइट ऑफ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कार्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने साफ सफाई को और अधिक बेहतर बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने गार्ड रूम में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, जिससे ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं समय पर मिल सके। वित्तीय कार्यों की समीक्षा के दौरान भी जिलाधिकारी ने बिल पासिंग में हो रही अनावश्यक विलंब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी देयकों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि विभागीय कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो और कार्यों में गति बनी रहे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी जनपद की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं प्रभावी बनाना सभी का सामूहिक दायित्व है। इस अवसर पर ट्रेजरी अधिकारी मयंक सक्सेना सहित ट्रेजरी कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। और अब बात करेंगे मसूरी की। मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज किया है। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रवासियों को इस नई स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ रूप से मिलेगी। यहाँ मरीजों को न केवल प्राथमिक उपचार मिलेगा, बल्कि आवश्यक जांच, दवाइयां और टेस्ट भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने कहा है कि यह पहल आरोग्यम परमम धनम के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का उद्देश्य आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध कराना है, जिससे समय पर इलाज और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, पार्षद शिवानी भारती, अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे हैं। मंत्री ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और इस सुविधा का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का यह लोकार्पण क्षेत्रवासियों के लिए न केवल स्वास्थ्य की नई राह खोलेगा, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा और परीक्षण सुविधाओं के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मंत्री ने सभी अधिकारियों और नागरिकों से इसे सुचारू रूप से चलाने, लोगों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का भरोसा लेने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो शहरी क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं। और आज मसूरी को हमें दो मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर है, 124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ की चेयरमैन को, यहाँ की पार्षद को, नगर पालिका के सभी सभासदों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आदमी कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, उसका स्वास्थ्य नहीं है
सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूर भीमताल विकास भवन में अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने आज अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के हित में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव धरातल पर हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेना जरूरी है। फरजाना बेगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी की समस्याओं को सुना जाए और त्वरित गति से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है। उपाध्यक्ष ने कहा कि आयोग का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने जैसी योजनाओं को भी प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फरजाना बेगम ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाए। विलंब या आनाकानी करने वालों के खिलाफ आयोग सख्ती से कार्यवाही करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को समय पर मिले। बैठक में 30 विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई है। रोजगार, पेंशन, स्वरोजगार, बालिकाओं की शिक्षा, श्रमिक पंजीकरण, पर्यटन और होम स्टे जैसी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाया गया है। सभी विभागों को लाभ की सूची सोमवार तक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में आयोग के सदस्य सुरेंद्र जैन, नफीस अहमद ऐशी, थुप्तन, शकील अहमद, मोहम्मद तस्लीम, जिला विकास अधिकारी गोपालगिरी गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। देखिए, आज ये भीमताल में जो है समीक्षा बैठक थी, उसमें हम सब लोग, मेरे सदस्य सब आए थे, मैं आई थी, और जो अधिकारी आए थे उनसे योजनाओं पे बात हुई है। जो अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं उन पे उनके लिए बात हुई है, कितनी उन्हें मिली है और कितने अब तक का जो डाटा है वो उनसे लिया गया है। और जो इस वक्त धामी सरकार जो है लगातार अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो अधिकारियों को से यही कहना है कि जनता पे ध्यान दें, टाइम की भी बचत करें, ना टाइम उनका बर्बाद हो ना इनका बर्बाद हो। जनता की पूरी बात सुनी जाए, उनके कार्य और काम को किया जाए और अच्छे से किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने इस बजट को वर्ष 2047 में विकसित भारत का मजबूत आधार बताया। इस संबंध में उन्होंने विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी में देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बजट से लगभग 40,000 करोड़ रुपए अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को प्राप्त होंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान के माध्यम से भी राज्य में कई विकास कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माउंटेन ट्रेल योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को नवीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ सभी थानों के डिजिटल दस्तावेज भी तैयार करने की योजना शामिल है। सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें ऋषिकेश में ग्रीन एलिवेटेड रोड, पिथौरागढ़ ट्रिपल टनल, बाईपास मार्ग और तीर्थ यात्रा व सीमांत जिलों की बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों के संतुलित और क्षेत्रीय विकास के लिए 5,000 करोड़ का फंड भी मिलेगा। साथ ही राज्य में पहले से सफल लखपति दीदी कार्यक्रम को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। भट्ट ने सभी योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंचाने और प्रदेश के व्यापक विकास के लिए बजट को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है। भविष्य उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। तो बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन
गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास पर हैं। इसकी व्यवस्था क्यों भारत सरकार का बजट है तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर नगर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यालय में मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना है। महापौर ने बताया कि स्वच्छ ऋषिकेश के संकल्प के तहत डोर टू डोर कूड़ा एकत्र प्रणाली को 100% प्रभावी बनाया गया है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता प्रबंध किए जा रहे हैं। कूड़ा संग्रहण के लिए वाहनों की संख्या बढ़कर 52 कर दी गई है, जिससे यूजर चार्ज 10 लाख से बढ़कर 14 लाख रुपए हो गया है। शहर के मुख्य मार्ग और आंतरिक गलियों में आधुनिक LED लाइटें लगाई गई हैं। जर्जर सड़कों की मरम्मत और नालियों के निर्माण पर रिकॉर्ड काम हुआ है। नगर निगम सेवाओं को डिजिटल करते हुए ऑनलाइन टैक्स प्रणाली की शुरुआत भी की जा रही है। नगर क्षेत्र में पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष फोकस है। 1.91 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रेश्वर नगर में रजत जयंती पार्क और 25 लाख रुपए की लागत से केशव पार्क में बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 17.77 करोड़ रुपए से सड़कों का सुधार किया गया है। लाल पानी में कचरा निस्तारण प्लांट का काम भी जोर शोर से चल रहा है। महापौर ने बताया कि शहर के 10 स्थलों पर EV चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट बस सेंटर PPP मोड पर लगाए जा रहे हैं। इससे नगर निगम की राजस्व वृद्धि होगी और शहर आने वाले यात्रियों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। शंभू पासवान ने कहा है कि उनका प्रयास शहर को पर्यावरणीय रूप से बेहतर, आधुनिक व यात्रियों और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। आपको एक चीज बता दें, यात्रा के जाम लगने की समस्या क्या है हम आपको ये बता देते हैं। हमारे यहाँ जितने हैं तो वो चौराहा नहीं है, वो सारे हो गए हैं बेंड, क्योंकि गाड़ी जहां बेंड पे एक बार ब्रेक मारता है तो वो बता दें, यात्रा के जाम लगने की समस्या क्या है हम आपको ये बता देते हैं। हमारे यहाँ जितने हैं तो वो चौराहा नहीं है, वो सारे हो गए हैं बेंड, क्योंकि गाड़ी जहां बेंड पे एक बार ब्रेक मारता है तो वो घुमाता है। और चौराहों को हम कर रहे हैं, बाड़ा कर रहे हैं और उसको बेंड कर रहे हैं। वो एकदम टी बन गया। वो टी पे क्या हुआ, सीधा जाता है, फिर रुकता है, फिर घुमाता है, बैक करता है, इतने देर में जाम लगता है। तो ये हम त्रिवेणी घाट चौराहा और देहरादून तिराहा और चंद्रभागा पुल के तिराहा और कोयल ग्रांड का तिराहा, ये सबको बड़ा करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस पर जल्दी काम करें। और अब बात करेंगे उत्तराखंड यमकेश्वर की खबर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यमकेश्वर पहुंचे हैं। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। मौके पर स्थानीय लोग, श्रद्धालुओं ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और धामी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस धार्मिक अवसर पर दोनों राज्यों के अधिकारियों और सुरक्षा बल मौजूद रहे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यमकेश्वर पहुंचे हैं, जहां पर मंदिर पहुंचकर उन्होंने शिव दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रशासनिक निरीक्षण भी रहा है। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आप देख रहे हैं दर्शन करते हुए नजर आए हैं। मंदिर में विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना भी की है, शिव दर्शन भी किए हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है और दर्शन करते हुए उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और देश के जन कल्याण की कामना की है।
और अब बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबर से। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। SSP नैनीताल मंजूनाथ TC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रिकेट लीग के नाम पर टीम मालिकों और दर्शकों को धोखा देने वाले आरोपी विकास ढाका को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने टीम मालिकों से कुल 32 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पाल भी 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। SSP मंजूनाथ TC ने कहा कि विकास ढाका उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। उसने धोखाधड़ी के दौरान इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटरों के आने की झूठी बातें भी फैलाई थी, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। पुलिस ने आरोपी के सभी लेन देन से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और इसके अलावा जांच के दौरान यह भी पता चला है कि विकास ने मैच टिकट के नाम पर दर्शकों से भी पैसे वसूले थे। SSP ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को सामने लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी तरह के क्रिकेट निवेश में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। विकास ढाका के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश कर रही है। इस मामले ने हल्द्वानी और आसपास के क्रिकेट प्रेमियों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में लाया गया। यहाँ हल्द्वानी की स्थानीय जनता के साथ जो है एक मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके। तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब BNSS का जो सुसंगत धारा है जो 420 IPC धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। तो हमें पक्का इनपुट ये था कि इसने जो है ये जो विकास ढाका जो मेन अभियुक्त है तो जो है ये बाहर से मतलब उत्तराखंड से नहीं है, कहीं बाहर से है। उसका एड्रेस भी तस्दीक नहीं है कहाँ वो रहता है करके, परमानेंट एड्रेस क्या है, क्या उसका हैसियत क्या है, सब कुछ पता नहीं है। और कल हमें पुख्ता इनपुट ये था कि इसने फॉर्च्यून होटल में इसने हल्द्वानी 6 फरवरी 2026 जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार योजनाएं जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। इसका जीवंत उदाहरण है नैनीताल जिले के हल्द्वानी विकासखंड की किरण जोशी। किरण जोशी एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। धामी सरकार के सहयोग से उन्हें सहकारी बैंक के माध्यम से 3 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसने उनके सपनों को पंख दिए, स्वरोजगार की दिशा में उनके कदम बढ़ाए हैं। ऋण मिलने के बाद किरण ने पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों के निर्माण के साथ साथ अपनी कला को व्यवसाय का रूप दिया है। वे आज हर्बल टी, रायता मसाला, ककड़ी और मूंग दाल की बड़ी पहाड़ी पीसी नून जैसे शुद्ध स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं। साथ ही रेशम पर पारंपरिक पेंटिंग बनाकर उत्तराखंड की लोक कला को भी बढ़ावा दे रही हैं। किरण जोशी अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्थानीय बाजारों और मेलों में बेचती हैं, जिससे उनके समूह को 7 से 8 लाख रुपए की सालाना आय प्राप्त होती है। आज वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। यह सफलता कहानी साबित करती है कि धामी सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की महिलाएं हुनर, आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर नई पहचान बना रही हैं। मैंने पहाड़ी उत्पाद से अपना काम शुरू किया, जिसमें कई तरीके की बड़ियाँ थी। उड़द खीरा, उड़द पेठा, उड़द नाल बड़ी हो गया, उड़द अरबी के डंडों वाली बड़ी हो गया, गेहूं की बड़ियाँ हो गई और मूंग दाल की मुंगौड़ी हो गई। और ये काम मेरा 2000 रुपये से मैंने शुरू किया था और काफ़ी अच्छा चला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें हमने अपने उत्पाद बढ़ाए, जिसमें हमारी पहाड़ी ऑर्गेनिक दालें, मुंशियारी की राजमा, जोशीमठ की राजमा, जम्बू, गंदरनी और भी कई जो पहाड़ी उत्पाद जो हमारे ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे काला जीरा हो गया और रोजमेरी, थाइम, बुरांस,
नटल इसकी मिक्स हम चाय बनाते हैं। और भी हमारे जो उत्पाद हैं जिसमें ककड़ी का रायता मसाला हो गया, पहाड़ी पिसी लूण हो गया, इस तरीके के हम उत्पाद बनाते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर शनिवार को पूरे जिले में एक दिन 1 घंटा एक साथ थीम पर मेगा सफाई अभियान की भव्य शुरुआत हुई है। प्रशासन ने विभिन्न टीमों के साथ मिलकर सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य है हरिद्वार को स्वच्छ और स्वस्थ धार्मिक नगरी बनाना। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार पंत द्वीप पार्किंग पहुंचे हैं और शांति कुंज के अनुयायियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई में सक्रिय भागीदारी निभाई है। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों के सामूहिक पहल से पूरे क्षेत्र में स्वच्छता का संदेश गूंजा है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने कहा है कि सफाई करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और इसे साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने भी सफाई को रोजमर्रा की आदत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी में वर्ष भर मेले और आयोजन होते हैं, इसलिए स्वच्छता सभी की साझा जिम्मेदारी है। स्वयं सेवक मंगल सिंह ने कहा है कि प्रशासन के साथ मिलकर सफाई करना गर्व की बात है और इससे समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस मेगा अभियान में प्रशासन और जनता की सक्रिय भागीदारी ने साफ संदेश दिया कि हरिद्वार को स्वच्छ, सुरक्षित बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह पहल न केवल धार्मिक नगरी की सुंदरता बढ़ाएगी बल्कि नागरिकों में सामूहिक सहयोग और जागरूकता भी पैदा करेगी। देश का, हमारे जिले का एक बृहद अभियान आज चालू हुआ है। इसमें सारे संस्थानों को, स्कूलों को, सभी को आमंत्रित किया गया था, तो शांति कुंज को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। शांति कुंज ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद अभियान हमने यहाँ सफाई का चलाया है और इसे हमने सेवा व्रत के रूप में लेकर के किया है। और ये हमारी अपनी तीर्थ नगरी है, तो हमारा भी अपना इसमें उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। पूरे साल भर अलग अलग समयों पर हम यहाँ पर पूरे हरिद्वार में अपने घाटों पर स्वच्छता के अभियान के कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज एक दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। कांवड़ से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कांवड़ की एक तरह से पूरी तैयारी है। हमें कांवड़ को एक स्वच्छ कांवड़ के रूप में कह लें। और अभी चूंकि हमारी ये अगला जो कुंभ आने वाला है, उसमें भी ये इवेंट जो है और इस तरह के अभियान हमें मदद करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में शिक्षा, संस्कार, विकास का ऐतिहासिक संगम उस समय देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित 2 मंजिला भवन का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम से पूर्व दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, जन कल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि केवल भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं बल्कि संस्कार युक्त और मूल्य परक शिक्षा ही सशक्त राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने गुरुकुल परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए व्यावहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा से जोड़ने पर भी बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक सुदृढ़ शैक्षिक ढांचा गांव के विकास को गति देगा और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवा, सुशासन, विकास सरकार का मूल लक्ष्य है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा, सुशासन, राष्ट्रहित के प्रति समर्पित प्रेरणादायी नेतृत्व बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड सरकार 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार दे चुकी है और शिक्षा को संस्कार, चेतना, जिम्मेदार नागरिक निर्माण का माध्यम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण को क्षेत्रीय विकास की मजबूत नींव बताया।
इंटरमीडिएट कॉलेज यमकेश्वर को इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक भव्य भवन आज आप सबको यहां पर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में आपको यहाँ पे अच्छे फर्नीचर भी इसमें मिल जाएंगे, जिससे जो भी यहाँ की आवश्यकताएं होंगी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पर मिल करके इस ग्रामीण देवभूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार का ध्यान है, उसके अनुरूप सुविधाएं इस विद्यालय में प्राप्त हो, ये सभी आपको प्राप्त होंगी। हम सबके बीच में जिनका सानिध्य और जिनका स्नेह और हम सब क्षेत्रवासियों को और हमारे यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को बहुत प्रेरणा मिल रही है। जैसे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार ने। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।